अच्छा अभी आप लोगों को पता है उसका फर्स्ट सेंटेंस है वेस्टर्न एम्पायर इज ऑन डिक्लाइन। मतलब वेस्टर्न एम्पायर जो है वो नीचे गिरने के कगार पे है। और ये सेंटेंस मैं बहुत खुशी के साथ कह रही हूँ क्योंकि मेरे लिए पोस्ट इंडिपेंडेंट जनरेशन जो है वो कल्चरल कॉलोनियलिज्म से बाहर नहीं आ पाए और अभी तक नहीं आ पाई है। तो हम सोचते हैं कि लिटरेचर जो है वो इंग्लैंड के बारे में जानना, लंदन के बारे में जानना, फ्रेंच लिटरेचर और यूरोप जो है वो हमारे लिए एक सिविलाइजेशन और कल्चर का बहुत ऊंचा स्थान रखने वाला जगह है। उनकी लैंग्वेज, उनके लिटरेचर, उनका म्यूजिक, उनकी फिल्म्स और ये इसी के साथ में हम स्कूल में जाते हैं, इसी के साथ में हम बड़े होते हैं और एक तरह से ये सोचते हैं कि वो टेक्नोलॉजिकली हमसे सुपीरियर है, कल्चरली हमसे सुपीरियर है। और हम अभी किसी ने सुबह के सेशन में कहा था कि या तो हम अमेरिका जाएं या हम हिंदुस्तान को अमेरिका के जैसा बना दें। तो सबसे पहले इतिहास देखें तो यूरोप का इतिहास देखने के बाद में उस सिविलाइजेशन के लिए आदर होने की बजाय उस सिविलाइजेशन के प्रति मेरे दिल में बहुत गुस्सा है और बहुत नफरत है क्योंकि यूरोप जो है वो रिप्रेजेंट करता है जेनोसाइड। सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उनके यहाँ पे पॉपुलेशन सरप्लस थी तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में वहाँ के इंडिजिनस लोगों को मार के वो सारी जगह पे उन्होंने अपना प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट किया। यूरोप का इतिहास है स्लेवरी, जो इतना सारा डेवलपमेंट पॉपुलेशन को स्लेव बना के लेके आए। यूरोप का इतिहास है कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल लूट। हिंदुस्तान में जब उन्होंने राज किया तो इतने सारे फेमिन्स क्रिएट किए ब्रिटिशर्स ने जो कि साम्राज्य में नहीं थे। अच्छा भला बंगाल जो कि बड़ा प्रॉस्पेरस रीजन था, 1770 में उसका पहला फेमिन हुआ और 10 मिलियन लोग, मतलब 1 करोड़ लोग उसमें मारे गए। और आखिरी जब ब्रिटिश जाते रहे तब 1943 में बंगाल में जो फेमिन हुआ उसमें फिर से 3 करोड़ लोग मरे। 3 मिलियन, 3 या 5। तो जो हिंदुस्तान का और उनकी जितनी कॉलोनीज थी, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में खेती होती थी, पैदावार होती थी, मैन्युफैक्चरिंग था, कल्चर था, वो सारा का सारा लूट करके अपनी प्रॉस्पेरिटी बनाई। इस बात को इतना ज्यादा हम लोग सोचते नहीं है जब तक कि पूरा इतिहास न पढ़े। कॉलोनियल लूट। और जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में उन्होंने अपने कॉलोनीज को फ्री किया तो अमेरिका की लीडरशिप में इंपीरियलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के सारे सरप्लस को अप्रोप्रिएट करना, थर्ड वर्ल्ड मार्केट्स को यूज करना और तीसरी दुनिया के जो बहुत नेचुरल रिसोर्सेज थे उन सब पे अपना अधिकार जमाना, अपने रिजीम्स यहाँ पे डालना, जगह जगह पे डिक्टेटरशिप डालना जो कि उनको सहायता दे। ये सारा इतिहास जिसका रहा है, यदि वो आज डिक्लाइन पे है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूँ कि डिक्लाइन से मेरा क्या मतलब है। पहली बात तो ये बताना चाह रही थी कि अमेरिका जिसने कि ब्रिटेन की जगह ले ली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ब्रिटेन में कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अब हम ये दुनिया में जिस तरह का इकोनॉमिक्स है, जिस तरह का फाइनेंस है, जिस तरह का ट्रेड है, उस सब को अपनी तरह से जितना अंग्रेजी में यूज करें वो ठीक है ना, उसको हम अपनी तरह से जमाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड की महिलाएं भी हैं, आदिवासी, तो लोगों को थोड़ा जितना ही हिंदी में बोलिएगा तो ज्यादा कम, अंग्रेजी जब मजबूरी हो जाए तब।
यदि आप लोगों को किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज खड़े होकर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं बीच में रोक के। लेकिन यदि आप ऐसा कहेंगे कि मैं उस तरह से बोलूँ तो मेरा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात बोलिए समझ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ब्रिटेन वुड में जब इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सलाह की तो ये तय किया कि व्यापार कैसा हो, करेंसी क्या हो, फाइनेंस क्या हो, अरेंजमेंट्स क्या हो। तो वो सारे में जो इंग्लैंड का जितना कुछ साम्राज्य था वो खत्म होने के बाद में अंग्रेज की इंग्लैंड की जो जगह थी वो अमेरिका ने ली। और अमेरिका ने कहा कि डॉलर जो है हमारी जो करेंसी है वो ग्लोबल करेंसी बन जाएगी। दुनिया के सब देशों को व्यापार करना डॉलर में संभव होगा, क्योंकि हम ये वादा करते हैं कि आपके पास जितने भी डॉलर होंगे उसके बदले में हम आपको सोना देंगे, गोल्ड गोल्ड हमारे पास में रहेगा। और जो भी लोग डॉलर में व्यापार करेंगे और जब भी कोई कंट्री ये चाहेगी कि ये डॉलर को हम गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए डॉलर जो था वो पूरी दुनिया करेंसी बन गया, ग्लोबल करेंसी बन गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। लेकिन वो डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाया उसके बाद में जो उन्होंने कोरियन वॉर से लेकर के जगह जगह पे लड़ाई की, वियतनाम की वॉर, आखिरी वॉर समझिए, तब डॉलर इतना ज्यादा दुनिया में फैल गया डॉलर करेंसी कि फिर अमेरिका को लगा कि अब हम इस डॉलर को गोल्ड से रिप्लेस करने में नहीं कर सकते, गोल्ड से रिप्लेस। तो 1971 में अमेरिका ने कहा कि अब हम आपके पास जो भी डॉलर है हम उसका गोल्ड बैकिंग हटाते हैं और आप चाहे तो डॉलर में व्यापार करें, नहीं चाहे तो नहीं करें, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वो चाहते थे डॉलर की डिमांड बनी रहे, और ये डॉलर की डिमांड बनी रहने में उनको दो फायदे हुए। एक तो ये कि जब उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब जब ब्रिटेन वुड हुआ था तो जब डॉलर यूनिवर्सल करेंसी हुआ था तो हर देश की करेंसी, जैसे हिंदुस्तान का रुपया है, वो डॉलर उसकी और डॉलर की एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाती थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला जो रिजीम था 1971 में वो खत्म कर दिया और उन्होंने कहा अब करेंसी की जो वैल्यू है डॉलर के हिसाब से वो करेंसी की जितनी डिमांड होगी उस तरीके से तय होगी। तो जब उन्होंने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट खत्म करके कहा कि अब बाजार में करेंसी की वैल्यू तय होगी, तो करेंसी के एक्सचेंज में स्पेकुलेशन कि आप इतने बेच लीजिए फिर उसको अगले दाम पे बेच दीजिएगा बड़े दाम पे, इस तरह से मुनाफा बनाने की प्रक्रिया बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू हुई। और दूसरा ये हुआ कि जब ओपेक कंट्रीज ने, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश थे, अरब देश जो थे, उन्होंने जब कहा कि हम तेल का भाव जो है वो बढ़ाएंगे और तेल को उस तरीके से देंगे, तो वो तेल सारा बेचा जाता था डॉलर में, और वो जो डॉलर उनके पास में आते थे तेल बेच के, वो सारे के सारे डॉलर वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर देते थे, क्योंकि अमेरिका में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा। तो 1970 का दशक एक ऐसा दशक था जब अमेरिका, जो कि एक इंडस्ट्रियल कंट्री था, मैन्युफैक्चरिंग करता था और इसीलिए पूरे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का राजा बना था, उसने मैन्युफैक्चरिंग से फाइनेंस पे ट्रांसफर किया। ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि पहले सेशन में 2-3 बार फाइनेंस की बात हुई और ये कहा गया कि ये फाइनेंस जो है, ग्लोबल फाइनेंस, वो हमारे देशों के इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर अपनी वो जबरदस्ती करता है, हमें जबरदस्ती करता है कि हम इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, हमें फ्रीडम नहीं देता फाइनेंस, जो इंटरनेशनल फाइनेंस रहता है। तो ये फाइनेंस की शुरुआत अमेरिका में 1970 के दशक से हुई और उसके बाद में धीरे धीरे उनके इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग बंद होते हैं और आज के दिन अमेरिका की पूरी इकोनॉमी जो है वो
ईंटों पे टिकी हुई है, एक फाइनेंस, दूसरा आउटलेज ऑन आर्मामेंट, जो इन जगह जगह पे जो इन्होंने वॉर कराई है और आर्मामेंट बेचे, और तीसरा थोड़ी सी 3-4 हाईटेक इंडस्ट्रीज जो कि फाइनेंस के साथ में जुड़ी हुई है और जो बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा पैसा और वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। बाकी छोड़ करके अमेरिकन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई, जो मैन्युफैक्चरिंग था वो बंद हो गया। तो इसके चलते कुछ लोगों के पास में बहुत सारी वेल्थ है, और बाकी जो जनरल लोग हैं उनके पास में बेरोजगारी है, स्टैग्नेंट वेजेस है, और सचमुच में बहुत सारा कर्जा है। क्रेडिट कार्ड का कर्जा है, एजुकेशन का कर्जा है, तरह तरह का कर्जा है। तो अमेरिका की सोसाइटी आज, पूरी सोसाइटी प्रॉस्परस सोसाइटी नहीं है। आप लोगों ने जब ममदानी इलेक्ट होके आए न्यूयॉर्क में, तब अखबारों में पढ़ा होगा कि न्यूयॉर्क में कितना अनएम्प्लॉयमेंट था और कैसा वो सेक्शन था जिसने कि ममदानी को इलेक्ट किया। तो अमेरिका की जनरल सोसाइटी और क्वालिटी जो है वो एक बहुत ही नाजुक से इक्विलिब्रियम में अभी है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि जब अमेरिका ने कह दिया कि हम गोल्ड नहीं देंगे, तब भी डॉलर ग्लोबल करेंसी बनी रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत सारे देशों ने, जिसको मैं अभी थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगी, डॉलर की बजाय अपने लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू किया है। इसलिए डॉलर की डिमांड दुनिया में तेजी से कम हुई है और कम होती जा रही है। और यदि डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की पूरी ताकत डॉलर के ऊपर टिकी हुई है, और डॉलर की यदि डिमांड कम होती जाएगी तो पूरी अमेरिकन इकोनॉमी का बैंकिंग, अमेरिकन इकोनॉमी का फाइनेंस, सब कुछ खतरे में आएगा। तो इसलिए अभी जो कुछ भी ट्रम्प कर रहा है, ट्रम्प पागल नहीं है। ट्रम्प के होने से पहले ये सारा क्राइसिस, ट्रम्प के आने से पहले ये सारा क्राइसिस आ चुका था, और इसके वजह से ट्रम्प उसको जिस भी तरीके से डील कर रहा है उसमें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, हालात ऐसे बन चुके थे। और अमेरिका के साथ साथ यूरोप की भी सारी इकोनॉमीज जो है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, जर्मनी जो कि टेक्नोलॉजी में बड़ा आगे समझा जाता था, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जीरो, मैन्युफैक्चरिंग जीरो, अनएम्प्लॉयमेंट, और यूरोपीय देश बहुत सारे जो अमेरिका पर डिपेंड करते थे वो अमेरिका के साथ साथ डूब रहे। तो पूरा वेस्टर्न एम्पायर जिसने कि दुनिया पे कंट्रोल कर रखा था, वो आज इस स्थिति में है कि फाइनेंस के चलते, फाइनेंस में बबल क्रिएट होता है, जो आपने सुने होंगे 2008 में बबल था, वो बर्स्ट हुआ, उसके बाद में बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। तो उस तरह का फिर से बबल क्रिएट होगा, उस तरह फिर से ये लोग जो दुनिया के ऊपर राज्य कर रहे थे और दुनिया के लीडर थे, अब इस रोल को निभाने में सक्षम नहीं रहे। दूसरी जो बात हुई है, बहुत सारे तीसरी दुनिया के देश जो थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज जिनको कहा जाता है, जो कॉलोनीज थे, जो छोटे छोटे कंट्रीज थे अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, वो सारे के सारे इस फाइनेंस के चलते कर्जे में डूबे हुए। और वो कर्जे के उनके पास में इनकम आती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। उन्होंने कहा आप एक्सपोर्ट करिए, आपको डॉलर मिलेंगे, फिर आपका डेवलपमेंट होगा। जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक तो वो एक दूसरे से कम्पीट करके एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर एक्सपोर्ट करके जो डॉलर मिलते हैं वो सारा ब्याज देने में या कर्जा चुकाने में चले जाते हैं। तो विकास के नाम पे उनके पास में कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहता, जो उनके इंडिजिनस खेती के और बाकी चीज़ों के रिसोर्सेज थे, वो सब इस व्यापार के चक्कर में हो चुके हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज जो है वो डेवलप नहीं, लेकिन साथ में जो एक डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि एशिया के कुछ कंट्रीज का बहुत जबरदस्त ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें कि चाइना हेड्स द लिस्ट। आप सबको पता होगा चाइना के बारे में कि चाइना जो कि 1949 में
हमारी ही तरह एक गरीब देश था, यहाँ पे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 इयर्स थी। जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, आज वो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और यदि सचमुच वो परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब गुड्स और सर्विसेज में देखें तो वो अमेरिका से आगे भी निकल चुका है। 5% of total world manufacture is done in China। और एक फिगर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं फाइनेंस की बात कर रही थी कि पूरा फाइनेंस का ही खेल है, फाइनेंस से ही प्रॉफिट बनते हैं, फाइनेंस में ही लोग बाग रहते हैं, उसका एक फिगर देना चाहती थी कि जो ग्लोबल डेट है, जो कर्जा है पूरी दुनिया का, वो दुनिया में जो दुनिया की पूरी जीडीपी है, जितना प्रोडक्शन होता है उसका 3 गुना ज्यादा है। मतलब जो आप रियल इकोनॉमी में बना रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा तो आपने फाइनेंस का बबल क्रिएट कर रखा है। उसके बनिस्बत मैन्युफैक्चरिंग में चाइना ने बहुत तरक्की की है, टेक्नोलॉजी में चाइना ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। और आजकल जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें चाइना अमेरिका के बराबर है। कुछ वो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह छोड़ करके अधिकतर टेक्नोलॉजीज में जो आजकल एनवायरनमेंट की बात आती है तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में चाइना इज फर्स्ट। तो चाइना ने जो टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग में इतने कम समय में इतना बड़ा विकास किया है, वो दुनिया के इतिहास में पहले कभी दिखा नहीं गया। इस बात को हम उतने ही इम्पोर्टेंट के साथ में मानना चाहते हैं जितने इम्पोर्टेंट के साथ में हम ये जानना चाहते हैं कि वेस्टर्न एम्पायर जो है वो खत्म होने के कगार पे है। तो चाइना एक्चुअली 2001 में कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में गोल्डमैन सैक्स के रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये कहा गया कि ये कुछ इकोनॉमीज जो है ये बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है और इनको G7 के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें चाइना था, इंडिया था, रशिया था और ब्राजील था। ये 4 इकोनॉमीज बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इनको आप उसके वर्ल्ड कैपिटलिस्ट कोर ग्रुप जो है उसके अंदर इंक्लूड करिए, बड़ा इंक्लूसिव बनने के लिए। लेकिन इतिहास ने इन लोगों के लिए एक दूसरी ही भूमिका तय की थी। ब्रिक कंट्रीज, ये 4 कंट्रीज की पहली समिट मीटिंग हुई थी, समिट यानी बड़े बड़े लीडर्स के साथ में जो मीटिंग हुई थी वो रशिया में हुई थी। उसके बाद में 1910 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक्स इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज ने शुरू में तो ये कहा कि भाई IMF में हमें जगह दो, वर्ल्ड के सारे जगह जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें प्रोपोर्शनेटली कोटा ज़्यादा होना चाहिए। इस वर्ल्ड कैपिटलिस्ट फ्रेम में हम लोगों का हिस्सा पड़ना चाहिए क्योंकि अब हम बड़े बन गए हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में इन्होंने देखा कि ये संभव नहीं है, ये नहीं हो रहा, तो इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव बनाना शुरू किया। और ये ऑल्टरनेटिव 2010 से 2025 तक बहुत प्रोग्रेस कर चुका है। इन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जिसमें इन्होंने कहा कि हम लोकल करेंसी में ब्रिक्स कंट्रीज को और जो तीसरी दुनिया की कंट्रीज हैं उनको लोन देंगे इन्वेस्ट करने के लिए। फिर इन्होंने कहा कि जितनी कंट्रीज हैं आपस में यदि डॉलर छोड़ के ट्रेड करना चाहते हैं लोकल करेंसी में तो वो फैसिलिटेट करने के लिए हम सहायता देंगे। और ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव रहा है जिसमें वो बड़े सफल हुए वो ये है कि इन्होंने बड़े पैमाने पे डी-डॉलराइजेशन किया है। केवल ब्रिक्स ने नहीं किया, वैसे तो आसिया कंट्रीज जो है साउथ ईस्ट एशिया के वो भी सारे अपना ट्रेड डॉलर के बिना करते हैं लोकल करेंसीज में। तो जो मैं कह रही थी डॉलर की डिमांड कम होती जा रही है उसको कम करने में ब्रिक्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दूसरा, चाइना ने क्या कहा कि हम ट्रेड का रास्ता बनाएंगे। पहले उनकी एक सिल्क रोड्स हुआ करती थी, उसी तरीके से हम जो ट्रेड का रास्ता बनाएंगे सरफेस मतलब जमीन पे, समुद्र में और डिजिटल, वो सब हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि अमेरिका हमें हमारे रास्ते के साथ इंटरफेयर ना करना चाहे, हम अमेरिका को दूर रखना चाहते हैं। तो इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया 2000
2013 में। और बेल्ट इनिशिएटिव में इन्होंने जिस अफ्रीकन कंट्री से, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, जहां से भी इन्होंने ट्रेड रूट्स बनाए, वो सारे कंट्रीज को बोला तुम हमारे पार्टनर कंट्रीज हो और वहां पे हम तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे इंडस्ट्री में, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, हम तुम्हें ट्रेन करेंगे, तुम हमारे पार्टनर्स हो। तो 159 कंट्रीज जो हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना के साथ में जुड़ी हुई हैं। फिर एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर यूरेशियन यूनियन है। इस तरह से इंस्टीट्यूशनली कलेक्टिवली एशिया के कंट्रीज ने मिलकर के, और रशिया उसके अंदर हमारे साथ मिला हुआ है, एक ऑल्टरनेटिव का बनाना शुरू किया है। और ये ऑल्टरनेटिव के बारे में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताना चाहती थी कि क्यों हम इस ऑल्टरनेटिव से ऐसे होप रखें कि ये ऑल्टरनेटिव जो नया, क्योंकि पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तो जाएगा ही, डूबेगा ही, उसकी जगह जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसमें हम ऐसी आशा क्यों रखें कि ये पहले से ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो मैंने कहा कि मैंने जो आपको बच्चे लिया उसमें मैंने 4 पॉइंट्स क्लियरली लिखे। एक तो ये कि ये जो ऑल्टरनेटिव बन के आ रहा है ब्रिक्स का और एससीओ का, ये यूनिपोलर बात नहीं कर रहा। पहले था कि एक अकेला अमेरिका है जो पूरी दुनिया को चलाएगा, एक अकेला अमेरिका है जिसकी करेंसी जो दुनिया की करेंसी होगी, और एक अकेला अमेरिका है जो कि दुनिया में हर कंट्री में कौन सा रिजीम हो वो तय करेगा। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, दुनिया में एक से ज्यादा स्तंभ होंगे जो कि दुनिया को तय करने में साथ देंगे। ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। दूसरा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो ब्रिक्स कर रहे हैं और जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हो रहे हैं, वो ये हो रहा है कि ये लोग एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की नहीं। जो अमेरिकन एम्पायर पूरा केवल फाइनेंस के बल पे प्रॉफिट बनाता था, अब ये लोगों को सचमुच में पहुंचा रहे हैं, चीजें पहुंचा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री कर रहे हैं। तो यदि वो फाइनेंस से एक्चुअल रियल इकोनॉमी पे उतर के आए हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि चाइना जो इनका लीडर है, चाइना ये चीज को बहुत, मैंने काफी सारा स्टडी किया, यदि आपके पास में दूसरी इंफॉर्मेशन हो तो हम शेयर कर सकते हैं, पर चाइना ने बहुत कायदे के साथ इस बात को माना है कि हम आपके डोमेस्टिक अफेयर में इंटरवीन नहीं करेंगे। हम नहीं ये तय करेंगे कि आपके यहाँ शेख हसीना हट करके दूसरा रिजीम आ जाए, हम नहीं ये तय करेंगे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्या होता है। व्यापार कर रहे हैं, हम आपके यहाँ पे खाली निवेश कर रहे हैं, हम आपको विकास के लिए जितना भी मदद देना चाहते हैं, दे सकते हैं, उतना दे रहे हैं। हम आपस में पार्टनर है, लेकिन आपकी कंट्री है। तो जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सोवरेनिटी को संप्रभुता, उस बात की ये बहुत स्ट्रिक्टली उस चीज की अभी तक तो उस चीज को मान के रखे। ये भी अपने आप में इस नए ऑल्टरनेटिव का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये जो ऑल्टरनेटिव हो के आ रहा है, ये बात सच है कि ये जो बना है, ब्रिक्स जो बना है या बेल्ट एंड रोड में जिन कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, ये क्या है, स्टेट टू स्टेट नेगोशिएशंस है, इसमें लोगों की दखल नहीं है। और जब स्टेट टू स्टेट नेगोशिएशन है, और अभी जितना बोला गया, इंडिया के बारे में बोला गया कि हर एक स्टेट जो है वो राइट विंग दक्षिणपंथी स्टेट है, दक्षिणपंथी स्टेट से आप चाहे उसको कम्युनल स्टेट बोले, लेकिन मेरा अंदाज ये है कि दक्षिणपंथी स्टेट वो होती है जो कि बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी जो कुछ भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं, ट्रेड भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, वो बिजनेस इंटरेस्ट के साथ बन रहा है। लोगों का अभी इसमें इतना दखल नहीं है, लेकिन मैं
सोचती हूँ कि ये हमें एक मौका दे रहा है, जबकि लोग अपनी तरफ से इसको समझे कि हमारे किस तरीके से अभी तक एक्सप्लॉइटेशन हुआ और अब हम कंट्री की तरह कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। और हमारे पास ये मौका है कि हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाए, और वो नया वर्ल्ड ऑर्डर बिजनेस सेंट्रिक ना हो, पीपल सेंट्रिक हो, उसमें बिजनेस की प्रमुखता नहीं हो, लोगों की प्रमुखता हो। वो करने के लिए लोगों को समझने की जरूरत है, लोगों को दखल देने की जरूरत है, और उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। और ये तब तक वैसा वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बनेगा। 1955 में इंडोनेशिया में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू गए थे, नासर गए थे, जवाहरलाल गए थे, सुकार्नो थे। उन लोगों ने ये तय किया था कि ये जो कॉलोनीज है ये विकास करेंगे। वो प्रिंसिपल रखा था जिसमें कि संपूर्णता, सॉवरेनिटी भी एक प्रिंसिपल था, इक्वालिटी एक प्रिंसिपल था, पीस और जस्टिस एक प्रिंसिपल था, और ये भी था कि लोगों का विकास होगा। उस सपने को आज हम फिर से जागृत करके वैसे वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने के लिए लोगों की तरफ से दखल हो सके, इस काम को आगे बढ़ाएं। ये सोच करके हम लोगों ने ये शुरू किया था। शुक्ला जी का ये था, तो मैं शायद शुक्ला जी की बात ही आपके सामने रख रही हूँ। और आखिर में ये कहना चाह रही थी, दो बातें कहना चाह रही थी। एक तो ये कि जितना कुछ केओस हुआ है वेस्टर्न एम्पायर में, और जैसे उनकी ताकत कम होती जा रही है, उसका रिस्पॉन्स जो उन्होंने दिया है वो है वॉर और मिलिट्री। उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर बना दी ट्रम्प ने, डिफेंस मिनिस्ट्री को बदल के नाम ही दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। तो उन्होंने जितना तहलका मचाया है यूक्रेन में भी, गाजा में भी, सीरिया में भी, लेबनान में भी, शायद बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, वो सारा तहलका जो वो मचा रहे हैं, वो सारा ये पूरे साम्राज्यवादी खेल का हिस्सा है। इसको अपने आप नहीं देखा जा सकता। गाजा की लड़ाई अपने आप में नहीं लड़ी जा सकती जब तक कि आप पूरा दुनिया का पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ना समझ पाए, और ये ना समझ पाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसके लिए फिर से जो वेस्टर्न एम्पायर की कंट्रीज है, वहां के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा कि हम ऐसी स्टेट नहीं चाहते हैं जो कि जेनोसाइड पे डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली तो वहां के लोग और यहाँ के लोग, जब लोग अपनी दखल देंगे पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में, तभी हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बना सकेंगे जो जस्ट, पीस और प्रॉस्पेरस हो। थैंक यू। और आखिरी बात ये कह रही थी कि अभी ब्रिक्स का जनवरी में चेयरपर्सन इंडिया बनेगा, और ब्रिक्स की नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगी शायद। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो, मैं नहीं मतलब आप लोगों को मैं करेंगे कि तब हम लोग ऐसा नहीं सोचे कि ये कुछ हो रहा है, कुछ देश आके मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है। हम देखिए कि क्या बात हो रही है, हम देखें कि इंडिया क्या स्टैंड ले रहा है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक ब्रिक्स में उस तरीके से अपना दम और जोर नहीं लगाया है। इंडिया अभी भी अमेरिका के साथ जा सकता है। तो इंडियन रूलर्स क्या कर रहे हैं, वो सही स्टैंड ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या हो रहा है, उसमें लोगों का दखल हो, उसके लिए हम जितना भी प्रयत्न कर सकते हैं।